नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से आज आपके सामने पुनः प्रस्तुत हुआ हूं। इस बार मैं इतिहास की पुस्तक जो आपकी भाग 3 की पुस्तक है, उसमें उपनिवेशवाद और देहात वाले चैप्टर से मैं कुछ प्रश्नों को किताबों के बीच से निकाल कर लाया हूं, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। दोस्तों, इससे पहला वीडियो मेरा पॉलिटिकल साइंस का राजनीतिक विज्ञान की पहली वीडियो मैं कल अपलोड किया हूं। आप इसे देखिए, लाभ उठाएं। आगे ज्योग्राफी की और इकोनॉमिक्स की भी वीडियो आपके सामने जल्द से जल्द प्रस्तुत करूंगा, ताकि आप इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में अच्छा रिजल्ट कर सके। मेरा प्रयास है कि आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव जो है वो किसी भी प्रकार से गलत ना हो, छूटे ना हो, अनभिज्ञ ना हो। दोस्तों, आप मेरे से जुड़े और लाभ उठाएं, क्योंकि आपके जुड़ने से, लाभ उठाने से आपको तो फ़ायदा है ही, मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए मैं सीधे प्रश्नों पर आ रहा हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है कि राजमहल की पहाड़ियों में कौन सी जनजातियां रहती थी? पहाड़िया जनजाति, संथाल जनजाति, ए बी दोनों, या मुंडा जनजाति? इसका आंसर क्या होगा? एक का सी नंबर होगा, एक का सी नंबर। ठीक है, कौन सी जनजाति? पहाड़िया और संथाल दोनों जनजाति रहती थी। कहाँ पर? राजमहल की पहाड़ियों में। ठीक है, तो एक का सी नंबर होगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में स्थापित किया गया था? औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में स्थापित किया गया था? बंगाल, कर्नाटक, अवध या हैदराबाद? तो इसका आंसर क्या होगा? 2 का ए नंबर होगा, बंगाल में। ठीक है, 2 का 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा प्रांत था जहां पर सबसे पहले अंग्रेजों ने ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया था? अवध, बंगाल, हैदराबाद या दिल्ली? तो इसका आंसर क्या होगा? 3 का बी नंबर होगा, बंगाल। ठीक है, 3 का बी। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा प्रांत था जहां सबसे पहले नई भू राजस्व प्रणाली स्थापित करने का प्रयास अंग्रेजों ने किया था? अवध, बंगाल, हैदराबाद और दिल्ली? तो इसका आंसर होगा 4 का बी नंबर। सारे प्रश्न किताबों के बीच से निकाले गए हैं। आप मेरे से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, ताकि सही समय पर आपको वीडियो प्रस्तुत हो जाए आपके सामने। ठीक है, 4 का बी नंबर होगा। ठीक है, वह कौन सा प्रांत था जहां सबसे पहले नई भू राजस्व व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास अंग्रेजों ने किया था? तो वो था बंगाल। 4 का बी नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन, 1793 में वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी? इस्तमरारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त या उपरोक्त में सभी? इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में सभी। नई भू राजस्व व्यवस्था जो 1793 में लाई गई थी, वो इस्तमरारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त, ये सभी एक ही नाम है। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त का ही नाम है जमींदारी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त। इसको 1793 में किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। ठीक है, कॉर्नवालिस ने लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। ठीक है, तो 5 का आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन, किस भू राजस्व व्यवस्था में राजस्व की राशि सदा के लिए निश्चित कर दी गई थी? इस्तमरारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त या उपरोक्त में सभी? तो इसका आंसर होगा 6 का डी नंबर, उपरोक्त में सभी, क्योंकि तीनों एक ही नाम है। ठीक है, एक ही प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था है, बस अलग अलग नाम दिया गया है, लेकिन है सब एक ही। ठीक है, 6 का डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, बर्दवान के राजा पर राजस्व की भारी भरकम बकाया थी, इसलिए उनकी संपदा नीलाम की जाने वाली थी। वहां किस प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था थी? स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी या एकमुश्त बंदोबस्त व्यवस्था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 7 का ए नंबर होगा। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी। ठीक है, तो 7 का ए नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन, इस्तमरारी, यहाँ पर तो होगा, यहाँ इसमें थोड़ा लिखने में भूल हुआ है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इस्तमरारी बंदोबस्त होगा। ठीक है, इस्तमरारी। ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी? 70% से अधिक, 75% से अधिक, 80% से अधिक या 85% से अधिक? इसका आंसर क्या होगा? 8 का बी नंबर होगा। ठीक है, 8 का बी नंबर होगा। 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी। ठीक है, 8 का बी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन,
आपकी यदि 30 के 30 ऑब्जेक्टिव सही होते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आगे के लिखने वाले जो सेक्शन हैं उसमें मार्किंग टीचर अच्छा करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट की क्वालिटी का सूचक होता है। किस दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी थी, ठीक है, बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी थी। 1770 के दशक, 1780 के दशक, 1790 के दशक या 1800 के दशक। इसका आंसर होगा 9 का ए नंबर होगा, 1770 का दशक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ठीक है, किस कारण से संकट के दौर से गुजरने लगी थी? बार बार अकाल, कृषि पैदावार घटने, ए बी दोनों या स्थायी बंदोबस्त के कारण। तो इसका आंसर क्या आता? 1770 के दशक तक आते आते बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस किस कारण थी? बार बार अकाल पड़ने से और कृषि के पैदावार घटने से। आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों होगा, ठीक है। यहाँ स्थायी बंदोबस्त नहीं होगा क्योंकि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जी थी वो 1793 में लाई गई थी और वो दशक 1770 का दशक नहीं था, ठीक है। तो 10 का आंसर सी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, यौमोन का अर्थ क्या है? यौमोन का अर्थ क्या है? बड़े किसान, छोटे किसान, समिति या समाहर्ता? तो इसका आंसर होगा छोटे किसान, ठीक है। यौमोन का अर्थ होता है छोटे किसान। 11 का बी नंबर। सारे प्रश्न किताबों के बीच से निकाले गए हैं ताकि आपको अधिक से अधिक एक्यूरेसी मिल सके। ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से एक जमींदार के भीतर आने वाले गांव मिलाकर कौन सी इकाई का निर्माण करते थे? राजस्व संपदा का या जिला का या ताल्लुक का या उपरोक्त में सभी? इसका आंसर क्या होगा? राजस्व संपदा का। 12 का ई नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कुल मांग किस आधार पर निर्धारित करती थी? अपनी कुल मांग जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में किस आधार पर निर्धारित करती थी? राजस्व संपदा के आधार पर या जिला के आधार पर या ताल्लुक के आधार पर या उपरोक्त में सभी? इसका आंसर क्या होगा? 18 का ए नंबर होगा, राजस्व संपदा के आधार पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किताब पढ़िएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है वो कुछ खास कहती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत राजस्व संपदा के अंतर्गत आने वाले भिन्न भिन्न गांव से भिन्न भिन्न राजस्व की मांग का निर्धारण कौन करता था? कंपनी के राजस्व अधिकारी, जमींदार, मुखिया या उपरोक्त में सभी? इसका आंसर क्या होगा? कंपनी के नहीं, इसका आंसर होगा जमींदार, ठीक है। तो 14 का बी नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जहाँ तक हुआ मैं आपके लिए बेहतर प्रयास किया हूँ, आप भी मेरा सपोर्ट करें, ठीक है। आगे क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेवा का, यहाँ सेवा नहीं होगा, सेना होगा, ब्रिटिश सेना का, ठीक है, ये सेवा नहीं होगा, ठीक है। ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑगस्टस क्विलैंड, सर आयरकूट या लॉर्ड वेलेस्ली? इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 15 का ए नंबर होगा, ठीक है, 15 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय वहां का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड डलहौजी? मैं पहले ही इसका चर्चा कर चुका हूं, शायद आपको याद भी होगा, ठीक है। लॉर्ड क्या होगा? कॉर्नवालिस होगा। 16 का बी नंबर होगा, ठीक है, 16 का बी नंबर। आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, मेरे व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आगे थोड़ा सा और सपोर्ट करें। अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में राजस्व राशि के भुगतान करने में जमींदार चूक जाते थे। इस संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपको कौन सा कथन चुनना है? असत्य कथन चुनना है, ठीक है। तो प्रारंभिक मांग बहुत ऊंचा होना, 1770 के दशक में कृषि उपज कीमतों का नीचा होना, राजस्व समान होना, जमींदारी शक्ति राजस्व इकट्ठा और जमींदारी प्रबंध तक ही सीमित करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा असत्य कथन जो है वो है ये, राजस्व समान होना। यहाँ पर किताब में लिखा हुआ है राजस्व असमान होना, असमान वर्ड यूज किया गया, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर, ये जो ऑप्शन है ये गलत है, असत्य है। बाद बाकी ये सारे ये ऑप्शन गलत हैं, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, बाद बाकी ये सब सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। जमींदारी व्यवस्था के बारे में, मतलब स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में ए, बी और डी सारे कथन सही हैं और सी कथन जो है वो गलत है। यहाँ पर राजस्व असमान होना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है,
स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के किस कानून के तहत निश्चित तारीख के सूर्यास्त होने तक राजस्व भुगतान करना जरूरी था? सूर्यास्त विधि, हफ्तम का नियम, नीलामी नियम या उपरोक्त में सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? 18 का ए नंबर होगा, सूर्यास्त विधि के तहत। ठीक है, 18 का ए नंबर। एक निश्चित तारीख के सूर्यास्त होने तक जमींदार को अपना लगान अंग्रेजों के राजकोष में जमा करना जरूरी था, वरना उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। ठीक है, 18 का ए नंबर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सी शक्ति जमींदारों से कंपनी ने छीन ली थी? ठीक है, कौन सी शक्ति जमींदारों से कंपनी ने मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन ली थी? सैन्य शक्ति, स्थायी न्याय की शक्ति, स्थानीय न्याय की शक्ति, सीमा शुल्क वसूलने की शक्ति, स्थानीय पुलिस शक्ति या उपरोक्त में सभी? इसका आंसर होगा 9 का ई नंबर होगा, उपरोक्त में सभी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों से सैन्य शक्ति भी छीन ली थी, उनकी सैन्य जो शक्ति थी वो भंग कर दिया गया था। स्थानीय न्याय करने की शक्ति आपका कलेक्टर के कचहरी के तहत कर दिया गया था। सीमा शुल्क वसूलने की शक्ति भी छीन ली गई थी और स्थानीय पुलिस शक्ति भी छीन ली गई थी। ठीक है, इसका आंसर होगा 19 का ई नंबर। 20 नंबर 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जमींदारों की शक्ति सीमित करने पर कौन सी सत्ता का एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर आया? जब जमींदारी शक्ति को सीमित किया गया तो कौन सी सत्ता जो था एक वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभरा? कलेक्टर की सत्ता, रेजिडेंट की सत्ता या अमला या जोतदार की सत्ता? तो इसका आंसर क्या होगा? कलेक्टर। ठीक है, 20 का ए नंबर, एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ है, आप देखिएगा। जितने भी प्रश्न बनाए गए हैं आप देखिएगा, किताबों से निकाल कर है, और कोई भी ऐसा आंसर हो जिस पर आपको डाउट हो तो आप लिख कर भेजें, मैं आपको वो फोटो खींचकर आपको अगले वीडियो में दिखा दूंगा। ठीक है, 20 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्व इकट्ठा करते समय जमींदार का कौन सा अधिकारी आमतौर पर गांव आता था? ठीक है, राजस्व इकट्ठा करते समय जमींदार का कौन सा अधिकारी आमतौर पर गांव आता था? गुमास्ता, सिकमी रैयत, बरगरदारों या अमला? तो इसका आंसर होगा 21 का डी नंबर, अमला आता था। वो जमींदार का एक अधिकारी जो होता था अमला, वही आता था गाँव। ठीक है, तो ये 21 का डी नंबर। गुमास्ता तो व्यापार के क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने एक एजेंट को रखती थी। ठीक है, सिकमी रैयत जो होते थे वो रैयत से बड़े होते थे। ठीक है, सॉरी, सिकमी रैयत से छोटे होते थे। ठीक है, ठीक है, रैयत जो होते थे अपना जो भूमि होता था वो सिकमी रैयत को देते थे, सबसे नीचे की रैयत होती थी सिकमी रैयत। ठीक है, बरगरदार, अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, और बरगरदार मैं बता देता हूँ, ये अधबटैया पर खेती करते थे। आधा वो जिनका ज़मीन होता था आधा उनको देते थे और आधा खुद रहते थे, उनको बरगरदार कहा जाता था। ठीक है, एनसीईआरटी के पुस्तक को आप पढ़ें, बहुत ही स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, धनी किसानों के वर्ग को क्या कहा जाता था? बरगरदार, जोतदार, सिकमी रैयत या रैयत? इसका आंसर क्या होगा? 22 का बी नंबर। ठीक है, 22 का बी, धनी किसानों के वर्ग को कहा गया है जोतदार। ठीक है, तो 22 का बी नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? गांव में जोतदार जमींदार से अधिक प्रभावशाली होते थे। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? या असत्य कथन को आपको चुनना है। तो पहला क्या है ऑप्शन, गांव में जोतदार जमींदार से अधिक प्रभावशाली होते थे, जोतदार गांव में रहते थे, गांव की लगान बढ़ाने का जमींदार का समर्थन करते थे, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसमें आंसर क्या होगा? कौन सा कथन है? तो इसका आंसर होगा सी नंबर। यहाँ पर यह कथन असत्य है। ठीक है, क्योंकि गांव की लगान बढ़ाने में जमींदार का वो समर्थन नहीं करते थे बल्कि विरोध करते थे। ठीक है, ये विरोध करते थे। ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो वहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, जोतदार गांव में रहते थे, जमींदार शहर में रहते थे, नगर में रहते थे। ठीक है, तो ये भी सही है। तो यहाँ आपको असत्य कथन सुनना, तो ऑप्शन के अनुसार से यही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, जमींदार की जमींदारी को जब नीलाम किया जाता था तो अक्सर उनकी जमीनों को कौन खरीद लेता था? ठीक है, बरगरदार, जोतदार, सिकमी रैयत या रैयत? तो जमींदार की जमींदारी जब नीलाम की जाती थी तो जोतदार खरीद लेते थे। ठीक है, 24 का बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द जोतदार को प्रतिनिधित्व करते थे? हवलदार, गांटीदार, मंडल या उपरोक्त में सभी? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में सभी। जोतदार कहीं कहीं हवलदार भी कहा गया है, कहीं किसी क्षेत्र में गांटीदार भी कहा जाता था, किसी जगह मंडल भी कहा जाता था, इसलिए आंसर होगा 25 का डी नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन, बिना बकवास की आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहा हूं।
मैं ज़्यादा लंद फंद इसलिए नहीं बोलता कि वीडियो अनावश्यक लंबी होती है और लोगों का मन भी पढ़ाई से उचट जाता है। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या है अगला, जोतदार सबसे अधिक प्रभावशाली किस क्षेत्र में थे? जोतदार सबसे अधिक प्रभावशाली किस क्षेत्र में थे? उत्तरी बंगाल में, पूर्वी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में या दक्षिणी बंगाल में? तो जोतदार सबसे अधिक थे उत्तरी बंगाल में प्रभावशाली थे। ठीक है, 26 का ए नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन, किसके उदय से जमींदारों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी थी? ठीक है, जोतदार, कलेक्टर, ए बी दोनों या विद्रोही? ठीक है, तो जमींदारों की शक्ति कमजोर पड़ने में आपका ए और बी दोनों होगा। किताब की एक जगह कलेक्टर का भी दिया गया कि कलेक्टरों की शक्ति धीरे धीरे, क्योंकि जमींदारों से शक्ति छीन कर कलेक्टरों को सौंपी जा रही थी, पुलिस शक्ति, न्याय शक्ति, सब, इसके कारण उसकी भी शक्ति बढ़ रही थी कलेक्टर की। और जोतदार जो था वो किसानों को इकट्ठा करके जमींदार के खिलाफ भड़काया करते थे। ठीक है, और जमींदार धीरे धीरे जो कमजोर पड़ रहे थे और जोतदार शक्तिशाली हो रहे थे, इसलिए इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। 27 का सी नंबर होगा। 27 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, ठीक है, जमींदार द्वारा अपनी भू संपदा बचाने में निम्न में कौन शामिल नहीं थे? कौन से उपाय शामिल नहीं थे? जमींदार द्वारा अपनी भू संपदा बचाने में निम्न में कौन सा उपाय शामिल नहीं थे? फर्जी बिक्री, ठीक है, संपत्ति का कुछ हिस्सा स्त्रियों के नाम करना, जमींदार के लठियाल द्वारा नए खरीदारों को भगाना, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसमें क्या है, ये सभी होंगे, कोई भी कथन असत्य नहीं है। ठीक है, जमींदारों द्वारा जो है अपनी भू संपदा बचाने के लिए निम्न में कौन सा उपाय शामिल नहीं थे? सारे उपाय शामिल थे, इसलिए इस आंसर होगा इसका डी नंबर। फर्जी बिक्री भी करते थे वो, संपत्ति का कुछ हिस्सा स्त्रियों के नाम कर देते, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियम बनाया था कि स्त्रियों की संपत्ति को नहीं लिया जाएगा। और जमींदार के लठियाल द्वारा नए खरीदारों को भगा दिया जाता था। ठीक है, तो 28 का हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन, घोर आर्थिक मंदी किस दशक में आई थी? 1930 के दशक में, 1920 के दशक में, 1940 के दशक में या 1900 के दशक में? तो 29 का होगा ए नंबर, 1930 के दशक में आई थी। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन, 1930 के दशक के घोर आर्थिक मंदी में जमींदारों के भट्ठा बैठने के बाद देहातों में कौन अपने पांव मजबूत कर लिए थे? हवलदार, गांटीदार, मंडल, जोतदार, उपरोक्त में सभी? इसका आंसर होगा उपरोक्त में सभी, क्योंकि जोतदार को ही कहीं हवलदार कहा जाता था, कहीं गांटीदार कहा जाता था, कहीं मंडल कहा जाता था, इसलिए इसका आंसर होगा 30 का ई नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आपको मेरा प्रयास कैसा लगा जरूर बताएं। ठीक है, जब 31 नंबर क्वेश्चन है, जब स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया था तब बर्दवान के राजा कौन थे? तेजचंद, महताब चंद, एवी दोनों या वेदचंद? तो जब स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी, जब स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू गई थी तब बर्दवान के राजा कौन थे? तेजचंद थे, इसलिए 31 का ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, बर्दवान के किस राजा ने संथाल विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था? ठीक है, तेजचंद, महताब चंद, ए बी दोनों या वेदचंद? तो इसका आंसर होगा 32 का बी नंबर, महताब चंद थे। ठीक है, 32 का बी नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन, बर्दवान के किस राजा ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था? तेजचंद, महताब चंद, ए बी दोनों या वेदचंद? इसका आंसर क्या होगा? महताब चंद। ठीक है, बर्दवान के राजा महताब चंद ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था। 33 का बी नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटेन की संसद में कब प्रस्तुत की गई थी? 1811 में, 1812 में, 1813 में, 1814 में? तो इसकी पांचवी रिपोर्ट जो ब्रिटेन की संसद में पेश की गई थी 1812 में, 1812 में। 34 का क्या हो जाएगा? 34 का सॉरी 1813 होगा। पांचवी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? 1813 में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, 34 का सी नंबर होगा। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटेन की संसद में कब प्रस्तुत की गई थी? तो 1813 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ये नहीं होगा, फिर से मैं कर देता हूँ, इसका आंसर होगा 1813। ठीक है, 34 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन 35 नंबर,
ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत, कहाँ प्रस्तुत की गई थी? ब्रिटेन की संसद में। क्या? 5वीं रिपोर्ट किसके क्रियाकलापों से संबंधित थी? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन से संबंधित थी, या ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन से संबंधित थी, या ए बी दोनों, या जमींदार के संबंध में? इसका आंसर होगा 35 का ए नंबर में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन से संबंधित थी 5वीं रिपोर्ट। ठीक है, 35 का ए नंबर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटेन की संसद में 5वीं रिपोर्ट कितने पृष्ठों की थी? 1000 पृष्ठ, 102 पृष्ठ, 800 पृष्ठ, या 1100 पृष्ठ? तो 36 का क्या हो जाएगा? 36 का हो जाएगा बी नंबर, 1002 पृष्ठ की थी। ब्रिटेन के संसद में जो 5वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के संबंध में, वो 1002 पृष्ठों की थी। ठीक है, 36 का बी नंबर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन। जलसा घर फिल्म का निर्माता कौन थे? बी आर चोपड़ा, सत्यजीत राय, मोहित सूरी, या बोनी कपूर? तो इसका आंसर होगा 27 का बी नंबर, सत्यजीत राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये आपके बॉक्स आइटम में दी थी चित्र से, मैंने वहां से प्रश्न बना दिया है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन। जमींदारों के रहन सहन के पतनोन्मुख वैभवशाली जीवन पर कौन सी फिल्म बनी थी? ठीक है, गर्म हवा, जलसाघर, जमींदार, या राजसी शान? तो इसका आंसर होगा 38 का बी नंबर। क्या? इसका बी। 39 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का किन देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार था? किन देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार था? भारत, चीन, चीन इंडोनेशिया, नेपाल, म्यांमार, उपरोक्त में सभी? इसका आंसर क्या होगा? भारत और चीन। ठीक है, 39 का ए नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन। जलसाघर फिल्म की शूटिंग किस राजमहल में की गई थी? उदय विलास, हवा महल, अंडुल राजमहल, या आमेर पैलेस? इसका आंसर होगा 40 का सी नंबर, अंडुल पैलेस में। ठीक है, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरा प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अधिक से अधिक इसे प्रसारित करने का प्रयास करें। धन्यवाद।